बोलो। सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट रिवर सिस्टम को लेकर बात करेंगे और 30 प्लस नदियां पढ़ेंगे। और मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि इससे बाहर नदियां एक भी नहीं जाएगी, चाहे वो ट्रिब्यूटरी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नदियों को बड़े तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक वे में हम मैप के थ्रू कवर करेंगे। मतलब आने वाले टाइम में केवल आपको वीडियो को सुनना है, याद नहीं करना, याद खुद हो जाएगा। इसका विश्वास मैं आपको खुद दिलाता हूं, याद आपको खुद हो जाएगा, केवल आपको वीडियो को सुनते हुए जाना है। क्लियर है? बड़ा कम टाइम मिलता है क्लास लेने के लिए, आप सभी को पता है, ठीक है, रेलवे में जॉब होने के कारण। और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप इसी ड्रेस में आप भी इसी ड्रेस में ड्यूटी करोगे। तो इस ड्रेस को पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहली स्टार्ट करते हैं चीजों को पढ़ना। हम रिवर सिस्टम को इस तरीके से बांट के पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हिमालय रिवर सिस्टम के अंतर्गत, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम अरेबियन सी की नदी और बंगाल की खाड़ी की नदियों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंधु रिवर सिस्टम को लेकर, केवल चीजों को सुनते हुए जाएंगे। सिंधु रिवर का ओरिजिन जो है वो बोखरचू ग्लेशियर के पिघलने के कारण बनी मानसरोवर लेक से, कैलाश पर्वत के यहां से होता है। और ये तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद तिब्बत, भारत के लद्दाख और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट में सभी नदियों का जल लेकर अरेबियन सी में जल गिराती है। ये नदी जो है भारत में दमचौक से एंट्री करती है और चिल्लास से बाहर निकल जाती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर ये बहती है। इसके अलावा जो लद्दाख की राजधानी लेह है वो सिंधु रिवर के राइट हैंड पर है। इसके अलावा सिंधु जो है दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, एक है हमारे पास लद्दाख और एक है जास्कर श्रेणी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसको रिवर को लेकर, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हुए। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है झेलम रिवर। झेलम नदी का जो ओरिजिन होता है वो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के पास बेरीनाग लेक से होता है। और ये केवल और केवल कहां पर होकर बहती है? केवल और केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। फिर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, उसके बाद चली जाती है पाकिस्तान में और जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। इसके अलावा इसी पर हमें श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी वो देखने को मिलती है। और वुलर लेक से होते हुए बाहर निकलती है। कौन सी? वो है झेलम नदी। और झेलम नदी को लेकर बात करें, इसी का पुराना नाम था वितीस था। क्या नाम था इसका? पुराना नाम वितीस था, इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट आती है हमारे पास अगली रिवर, इसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में दो धाराओं से मिलकर बनी होती है, चंद्रा और भागा, जो कि बारालाचाला पास से निकलती हैं। ये दोनों की दोनों लाहौल स्पीति में मिलती हैं। उसके बाद चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहते हुए जाकर मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी भी कही जाती है चिनाब नदी को। इसके अलावा चिनाब नदी को लेकर बात करें, क्योंकि दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा, इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है चिनाब रिवर को। ठीक है, इसी का पुराना नाम था अश्कनी। अश्कनी इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट उसके बाद आती है हमारे पास रावी नदी। रावी नदी का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से होता है। हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और रावी नदी का ही पुराना नाम था पुरुषनी। इसका क्या नाम था पुराना नाम? इसका पुराना नाम था पुरुषनी। नेक्स्ट रिवर जो आती है उसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से होता है, रोहतांग पास के नजदीक। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जाती है, पंजाब में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। ये सतलज नदी में पंजाब के कपूरथला में मिलती, जहां पर हरिके बैराज है। और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का एग्जाम्पल भी है। इसके अलावा बात करें किसको लेकर, सतलज नदी को लेकर। सतलज नदी जो है वो तिब्बत में राकस्तान लेक से निकलती है। और ये है तिब्बत, और तिब्बत के बाद ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद चली जाती है पाकिस्तान में। इसके अलावा बात करें सतलज नदी को लेकर, ये एंट्री करती है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से। और सतलज नदी का ही पुराना नाम है सतुद्री। क्या नाम है? सतुद्री इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, इसकी और भी ट्रिब्यूटरियों को लेकर बात करते हैं, जिसकी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और भी है सिंधु की, जैसे श्योक है ना, श्योक है। श्योक के अलावा काबुल है, खुर्रम है, गोमल है और गिलगिट है। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी आती है, व्यास आती है, सतलज आती है, जास्कर आती है, सुरू नदी आती है। ये इसकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी एग्जाम में। उसके बाद आता सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खां। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का काम किया था, जिसके अध्यक्ष थे रॉबर्ट ब्लैक। इसके अलावा इसमें यह कहा गया था सिंधु झेलम चिनाब के 80% जल का यूज करेगा पाकिस्तान और 20% जल का यूज करेगा इंडिया, जबकि रावी, व्यास और सतलज के 80% जल का यूज करेगा भारत और 20% जल का यूज करेगा पाकिस्तान। यह था सिंधु नदी जल समझौता। उसके बाद अगली रिवर जो आती है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास मानसरोवर लेक से तिब्बत में होता है। इसे तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। यह भारत में एंट्री करती है यांगयाप पास को काटकर। जैसे अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप पास से एंट्री करती है, यहीं पर इसका नाम दिहांग पड़ता है। उसके बाद जाती है असम में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में यह 917 किलोमीटर बहती है। इसी पर असम में दो द्वीप देखने को मिलते हैं, उन्मादा और मांजुली, जिसमें से मांजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरे विश्व का, जबकि उन्मादा पूरे विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर हम बात करें नेक्स्ट, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे पास, ये सारी चीजें बात कर ली। इसके अलावा इससे आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है गंगा, जिसे पद्मा कहा जाता है। पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को कहा जाता है मेघना, और मेघना ही डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, और जो डेल्टा बनाती है उसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का एग्जांपल है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियों को लेकर बात करें तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में तीस्ता, संकोस, मानस, सुबनसिरी आती है, जबकि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कोपरी, धनसिरी, दिकोह, इसके अलावा वाराणसी, लोहित, सियांग और दिबांग आती है। क्लियर है। इसमें से आपको एक नदी दिखेगी सुबनसिरी, सुबनसिरी इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। लोहित रिवर जो है, लोहित रिवर के नीचे का पानी लाल है क्योंकि नीचे की मिट्टी लाल है, जिसके कारण इसे खूनी नदी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज, जिसे ढोला सदिया नदी ब्रिज भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है, लोहित नदी पर। ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी लोहित नदी पर देखने को मिलता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ढोला सदिया ब्रिज वगैरह सारी चीजें। उसके बाद आता है हमारे पास सिंधु नदी के कुछ मतलब दोआब को लेकर। जैसे आपसे कहेगा हमें बताओ सिंधु, है ना, सिंधु और झेलम के दोआब को क्या कहा जाता है? सिंधु दोआब, है ना। झेलम और चिनाब के दोआब को कहा जाता है चाज दोआब। चिनाब और रावी के दोआब को कहा जाता है रचना दोआब, ठीक है ना। और रावी और व्यास के दोआब को कहा जाता है बारी दोआब, और व्यास और सतलज के दोआब को कहा जाता है बिस्ट दोआब। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोआब, तो इन दोआबों को भी आप याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम को लेकर। तो गंगा रिवर सिस्टम में सबसे पहले हमें गंगा के निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा। अगर हम गंगा के निर्माण की प्रक्रिया को समझें, देखो, एक है सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से एक रिवर निकलती जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा से धौली गंगा आकर मिलती है विष्णुप्रयाग में, ठीक है ना। उसके बाद आगे की ओर बढ़ती है तो इससे एक पिंडाल नदी आकर मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर आगे की ओर मिलती है तो इससे नंदाकिनी नदी मिलती है नंदप्रयाग में। फिर आगे की ओर मिलती है तो इससे मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा एक रिवर है जिसका नाम है भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख लेक से निकलती है और ये जाकर अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग में। यहीं से इस धारा का नाम गंगा पड़ता है। गंगा सबसे पहले हरिद्वार में जो है वो मैदानों में प्रवेश करती है। इनको कहा जाता है पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इनको पंचप्रयाग कहा जाता है। तो इनके कभी कभी पूछ लेता हमें ये बताओ इन पंचप्रयागों में कौन कौन सी नदियों का संगम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर गंगा को लेकर बात करें तो गंगा दो धाराओं से मिलकर बनी, भागीरथी और अलकनंदा। यह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। इसकी टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर और भारत की सबसे लंबी नदी का एग्जाम्पल है। इसकी सबसे ज्यादा लंबाई जो है उत्तर प्रदेश और सबसे कम लंबाई इसकी झारखंड में देखने को मिलती है। 2008 में इसे जीवित संस्थान घोषित किया गया था। और गांगे डॉल्फिन भारत की जलीय जीव है ना, जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन। ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। फिर इसकी सहायक नदियों को लेकर बात करें तो इसकी राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहली नदी आती है हमारे पास रामगंगा। रामगंगा का ओरिजिन जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से होता है, और पौड़ी गढ़वाल से ओरिजिनेट होने के बाद ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जाकर कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। यह हमारे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है, इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है। ये थी हमारे पास रामगंगा रिवर। उसके बाद नेक्स्ट रिवर जो आती है उसका नाम है हमारे पास गोमती नदी। गोमती नदी का ओरिजिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर झील से होता है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन किसी मैदान से होता है, बाकी सभी नदियों का हिमालय से होता है। ये केवल उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है लेफ्ट बैंक से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर जो आती है इसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत में मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद तिब्बत, नेपाल और यूपी में आती है। यूपी के बाद बिहार में जाती है और बिहार में जाकर छपरा में गंगा में मिल जाती है। इसका नाम है घाघरा रिवर। क्या नाम है? घाघरा नदी है। घाघरा नदी के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास गंडक नदी। गंडक नदी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में होता है।
नेपाल हिमालय से, और ये तिब्बत, उसके बाद नेपाल, उसके बाद ये यूपी, यूपी के बाद बिहार, और बिहार के हाजीपुर में जाकर किससे मिल जाती है, बिहार के हाजीपुर में जाकर ये गंगा से मिल जाती है, और ये यूपी और बिहार की बाउंड्री भी बनाती है, कौन सी, गंडक रिवर। उसके बाद आती है हमारे पास कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये भी तिब्बत में नेपाल हिमालय से निकलती है, ये भी तिब्बत, नेपाल और जाकर बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। इसके अलावा कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि अपने रास्ते बदलने के लिए फेमस है। क्लियर है, ये हुई हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बात करूं, सबसे पहले आती है यमुना नदी। यमुना नदी का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता, बंदरपुर चोटी से। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और हरियाणा की बाउंड्री, दिल्ली और उसके बाद यूपी, और यूपी के प्रयागराज में जाकर किसमें मिल जाती है, गंगा में। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, इसी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है, और यह गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी है, और राइट बैंक से आकर मिलती है। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरियों में एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन जो है वो कहां से होता है, जिसका ओरिजिन हिमालय से होता है, बाकी सभी नदियों का मध्य भारत से होता है। क्लियर है, ये थी यमुना नदी। यमुना नदी के बाद आती है नेक्स्ट हमारे पास, इसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी का ओरिजिन एमपी में इंदौर है ना, एमपी के इंदौर में जानापाव पहाड़ी से होता है, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है। ये यमुना की सहायक नदी है। इसी पर महात्मा गांधी डैम, जवाहर सागर डैम हमें मध्य प्रदेश में, जबकि इसी पर हमें राणा प्रताप सागर डैम जो है राजस्थान में देखने को मिलता है। इसी पर राजस्थान में चूलिया जलप्रपात भी है, और एक चंबल रिवर जो है ये अवनाली का अपर्दन के लिए फेमस है। क्लियर है। नेक्स्ट नदी जो आती है उसका नाम है हमारे पास, अगली नदी जो आती है ये है हमारे पास सोन नदी। सोन नदी का ओरिजिन अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से ओरिजिनेट होने के बाद ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना। सोन नदी जो है, सोन नदी को ही स्वर्ण रिवर के रूप में भी जाना जाता है, और ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक रिवर है, गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद आती है नेक्स्ट आती है हमारे पास एक रिवर आती है जिसका नाम है वेतवा नदी। वेतवा नदी का ओरिजिन होता है विंध्य पर्वत से। विंध्य पर्वत से ओरिजिनेट होने के बाद ये मध्य प्रदेश, यूपी में बहती है, और यूपी के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है, यानी यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद आती है हमारे पास एक नदी है जिसका नाम है केन नदी। केन नदी का ओरिजिन कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। ये मध्य प्रदेश और यूपी में बहती हुई यूपी के बांदा में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है, यानी यमुना की सहायक रिवर है। क्लियर है। सिंध नदी आती, सिंध का ओरिजिन विदिशा एमपी से होता है, और ये एमपी के बाद जाती है यूपी, और यूपी के जालौन के पास जाकर किसमें मिल जाती है, यमुना में, यानी ये यमुना की सहायक नदी है। ये सारी की सारी थ्योरी मैंने आपको पीडीएफ में लिख रखी है, वहां से रिवीजन कर लेना। मैंने आपको सारा का सारा बता दिए, सारी की सारी नदियां बता दी। ये हुई हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद कुछ हमारी नदियां हैं जो कि किसकी सहायक नदी है, चंबल की। चंबल की एक सहायक रिवर है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी अरावली से निकलती है और जाकर चंबल में, राजस्थान में सवाई माधोपुर में मिलती है। एक रिवर है जिसका नाम है हमारे पास पार्वती और कालसिंध नदी। पार्वती नदी एमपी से निकलती है, और ये कालसिंध नदी जो है ये एमपी से निकलती है, और एमपी से निकलने के बाद कोटा में जाकर चंबल में मिल जाती है। एक नदी है हमारे पास पार्वती नदी, ये भी एमपी से निकलती है, सीहोर एमपी से, और ये भी जाकर राजस्थान में सवाई माधोपुर में जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां हो गई। ठीक है, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ओर। अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर बात करें तो सबसे पहली नदी जो आती है हमारे पास, इसका नाम है महानदी। महानदी का जो ओरिजिन है वो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। ये छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कटक के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने का काम करती है। इसी पर हीराकुंड डैम है जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, जो कि भारत के सबसे लंबे डैम का एग्जांपल है। यह थी महानदी। महानदी जो है ये धान की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए महानदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्लियर है। अच्छा, इसकी कुछ सहायक नदियों को लेकर बात करें तो इसकी लेफ्ट बैंक सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब आती हैं, जबकि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में ओंस और तेल आती हैं, जिसमें से शिवनाथ जो है ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ठीक है ना, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानदी की। नेक्स्ट आती है हमारे पास गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी का ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक से होता है। ये महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा गोदावरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए जल गिराती है। पूरे भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है गोदावरी।
क्लियर है। गोदावरी की सहायक नदियों को लेकर बात करें तो इसकी सहायक नदी जैसे लेफ्ट बैंक से प्रवरा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी है, जबकि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में मानेर और मंजीरा है। ठीक है, मानेर और मंजीरा है, ये याद रखेंगे। ये थी गोदावरी की सहायक नदियां। उसके बाद आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर से होता है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है और जाकर जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा और गोदावरी के बेसिन को केजी बेसिन कहा जाता है, जो कि धान की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए केजी बेसिन को धान के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। इसकी लंबाई कृष्णा की 1400 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की सेकंड और पूरे भारत की थर्ड सबसे लंबी नदी है कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी की सहायक नदियों को लेकर बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी जैसे हमारे पास आती हैं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर लिखी हुई फिर भी बता देता हूं। दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा है, जिसमें से तुंगभद्रा सबसे लंबी सहायक रिवर है। किसकी? कृष्णा की। तुंगभद्रा सबसे लंबी सहायक रिवर है। उसके बाद आती है हमारे पास कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का ओरिजिन कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए जल गिराती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हेमवती, अकरावती, सिमसा, भवानी, ये सभी की सभी सहायक नदी हैं। किसकी? सभी की सभी सहायक नदी कावेरी नदी की। कावेरी नदी वर्षवाहिनी नदी है। इसके पीछे दो कारण है। पहला, इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून से पानी मिलता है जब मानसून आता है। दूसरा, जब लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल के तट पर बारिश करता है तब इससे पानी मिलता है। इसीलिए कावेरी एकमात्र दक्षिण भारत की बहामासी नदी के रूप में भी जानी जाती है। क्लियर है? ये सारी की सारी बातें कावेरी नदी को लेकर आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है हमारे पास एक रिवर जिसका नाम है दामोदर। दामोदर का ओरिजिन झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू से होता है। ये छोटा नागपुर प्लेटू और उसके बाद जाकर जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हुगली से जाकर मिल जाती है। ये जो नदी है ये कोयले उत्पादन के लिए फेमस है, इसीलिए इसे कोल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जिसकी स्टार्टिंग 1948 में की जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने नदी परियोजनाओं को भारत के मंदिर भी बोला है। ये भी आप चीजों को याद रखेंगे। ये सारी की सारी बातें किसको लेकर थी? ये थी दामोदर रिवर को लेकर। और दामोदर रिवर जो एक फेमस नदी है, कहां की? झारखंड की फेमस नदी है दामोदर। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास आती है माही नदी। माही नदी का जो ओरिजिन है वो एमपी में विंध्य पर्वत से होता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही नदी। कैसी? इसी पर माही बजाज परियोजना है जो तीनों राज्यों को लाभान्वित करती है। ये सारे के सारे पॉइंट माही नदी को लेकर याद रखेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी का जो ओरिजिन है वो कहां से होता है? तो आपके नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो इस तरीके से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। और ये अमरकंटक से निकलने के बाद पूरे मध्य प्रदेश, उसके बाद थोड़ा सा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, गुजरात में खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है हमारे पास नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश में हमें डैम देखने को मिलते हैं, जैसे इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर डैम। जबकि इसी पर गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, जिसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जो जिसका नेतृत्व जो है मेघा पाटकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली रिवर आती है हमारे पास तापी नदी। तापी नदी को लेकर अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से तापी नदी का ओरिजिन जो है वो महादेव पहाड़ी से लगे बैतूर के पठार से होता है। और ये बैतूर के पठार से निकलने के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। इसी पर गुजरात में काकरापारा और उकाई परियोजनाएं हमें देखने को मिलती है तापी नदी पर। तापी नदी सतपुड़ा के साउथ में बहती है और नर्मदा सतपुड़ा के नॉर्थ में बहती है। इसलिए सतपुड़ा को दो नदियों के बीच का पर्वत भी कहा जाता है। क्लियर है? और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। उसके बाद आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी को लेकर अगर मैं बात करूं तो साबरमती नदी का ओरिजिन होता है ढेबर झील से और ये राजस्थान में अरावली पर्वत के पास है। ये ढेबर झील से निकलने के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद जाकर खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। इसी पर दो फेमस शहर है, गांधीनगर और अहमदाबाद। किस पर है? साबरमती नदी पर है। और साबरमती नदी के पास ही महात्मा गांधी जी ने अपना आश्रम भी बचाया था, जिसका नाम था साबरमती आश्रम। नेक्स्ट नदी जो आती है उसका नाम है हमारे पास लूनी रिवर। लूनी नदी जो है इसका जो निर्माण है दो धाराओं से होता है, सागरमती और सारास्वती। दोनों गोविंदगढ़ी में मिलती है, तब लूनी नदी मिलती है। लूनी नदी जो है राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात और गुजरात के बाद जाकर कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, यानी समुद्र नहीं देख पाती है।
सुकरी, जवाई और जोजई इसी की सहायक रिवर है और ये भारत की फेमस खारे पानी की नदी है लूनी रिवर। कैसी फेमस खारे पानी की नदी है? लूनी नदी। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली अगली रिवर जो आती है हमारे पास, इसका नाम है लास्ट रिवर, जिसका नाम है पेरियार नदी। पेरियार नदी का ओरिजिन तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर पड़ने वाली शिवगिरी की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद ये कंप्लीटली बहती है कहां पर? केरल में। केरल में बहने के बाद जाकर जल गिराती है अरब सागर में और ये सबसे लंबी नदी है केरल की। इसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि ये पानी उपलब्ध कराती है पीने का और सिंचाई का केरल के लिए। इसी पर हमें एक डैम देखने को मिलता है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम और ये विवादित है केरल और तमिलनाडु के बीच। और इसी पर एक और डैम है जिसका नाम है इडुक्की डैम और इडुक्की डैम जो भारत का एकमात्र आर्क के आकार का डैम है, चापाकार डैम का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये मैंने सारी की सारी नदियों का आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा दिया। मैं एक प्यारी सी कमेंट आप सभी से चाहूंगा, क्या इससे पहले इतना कम समय में इतने डिटेल में इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपने कभी रिवर सिस्टम को नहीं पढ़ा होगा? मैं जानता हूं आप रिवर सिस्टम को पढ़ते हो लेकिन इतने डिटेल में नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जिन्होंने क्वेश्चन वीडियो को देखा है मुझे बताएंगे गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, ये सभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जितना भी जानते हैं गोदावरी रिवर के बारे में जो मैंने आपसे पूछा। इतनी छोटी सी मेहनत, मतलब मेहनत बड़ी है लेकिन छोटे से समय में जो मैंने आपको रिवीजन कराया उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और साथ के साथ मुझे प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे सभी बच्चे कि आपका रिवर सिस्टम को लेकर छोटे से समय में कैसा रिवीजन हुआ। मैंने आपको सारी रिवर करा दी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, टोन, सोन, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास वेतवा, केन, कालसिंध, बनास, ठीक, पार्वती। इसके अलावा हमने गोदावरी, कृष्णा, दामोदर, कावेरी, नर्मदा, तापी, पेरियार सभी नदियों को एक बार में पढ़ लिया। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में प्यारी से कमेंट छोड़कर जाएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।